सभी सखियों सहेलियों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। पूनम जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, और आप सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी की ओर से नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज सबसे पहले सखियों सहेलियों को बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम शामिल क्या करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात। तो आज 11 जुलाई है और हम मना रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस। और साथ ही आज गुरुवार है और आज के दिन हम प्रस्तुत करते हैं वो दिन याद करो। और उसमें वो दिन याद करो में आज होगा बचपन में सुनी कहानियां जो आप सभी ने सुनी होंगी और कही भी होंगी। और नया आपराधिक कानून, इस विषय पर चर्चा होगी। प्रोफेसर डॉक्टर कविता सिंह से बातचीत। इसका दूसरा भाग हम अपनी सखियों को सुनवाएंगे। इसके अलावा पर्यटन विषय पर आज हम सखियों की सखाओं की सैर करवाएंगे मालशेज घाट की। क्या बात है। तो हमें लगता है कि सब तैयार होंगे सुनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत अगर गाने से कर दी जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही बात। तो सुनते हैं ये गाना। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। सुरमई उजाला है। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से। आसमान खुश होकर रंगता बिखेरा है। आसमान खुश ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं। ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं। भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है। भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर क्यों न जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में। क्यों न जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में। रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है। रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। और जब हम पर्यटन की बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो गाने में थी बातें वो सखियां सहेलियां महसूस करेंगी। लेकिन आज विश्व जनसंख्या दिवस है तो थोड़ी चर्चा विश्व जनसंख्या दिवस पर कर ली जाए। बिल्कुल। दरअसल इस दिन को 5 अरब का दिन की याद में मनाया जाता है जब दुनिया की आबादी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। और 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई थी। ये एक ऐतिहासिक
ऐतिहासिक पल था जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुहिम चलाई गई थी। बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने 5 अरब दिवस पर ध्यान आकर्षित होने के बाद जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की और उन्हें लगा कि उसके बाद उन्होंने 1989 में UNDP गवर्निंग काउंसिल ने 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाए जाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था जनसंख्या चुनौतियों के बारे में समझ और जागरूकता को बढ़ावा देना। बिल्कुल। पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था, जिसमें 90 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था और विश्व जनसंख्या दिवस के कई तरह के समारोहों का आयोजन करने की शुरुआत भी हुई थी। दुनिया भर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम इस दिन किए जाने लगे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, सजग बनाया जा सके। हाँ, और सरकारों द्वारा, गैर सरकारी संगठन द्वारा, सामुदायिक संगठन द्वारा जो है जागरूकता अभियान चलाते रहे और जो कि परिवार नियोजन, प्रजनन, स्वास्थ्य और संबंधित विषयों पर जनता को शिक्षित करने पर केंद्रित होता था। और इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस समारोह का उद्देश्य ये था कि इस बारे में सार्वजनिक जागरूकता और समझ बढ़े और ज्यादा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जो चुनौतियां होती हैं, जैसे कि संसाधनों की कमी हो जाती है, पर्यावरण का नुकसान होता है, सामाजिक आर्थिक असमानता पैदा होती है, इस ओर ध्यान खींचा जा सके। बिल्कुल। और प्रजनन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचकर और शिक्षा और रोजगार के अवसरों के संबंध में युवा लोगों को भी जागरूक करना इस जो कार्यक्रम का वो था। और इस तरह की जो सेवाएं थी, परिवार नियोजन, सूचना थी, गर्भ निरोधकों तक पहुंच को बढ़ावा देना ताकि व्यक्तियों और परिवारों को जागरूक किया जा सके। और किसी भी देश की जनसंख्या उस देश की स्थिति पर प्रभाव डालती है। जनसंख्या देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है, ये तो हम सब समझ ही सकते हैं। जनसंख्या हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बनी हुई है जिससे इस समय अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हालांकि अब अखबारों की खबरों की बात करें तो भारत में जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा चुका है, मतलब अब अनकंट्रोल्ड नहीं है। क्या बात है। और वैसे ही विश्व जनसंख्या दिवस पर दुनिया भर के प्रमुख स्थानों पर उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जहां पर भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की जाती है। प्रदूषण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बेरोजगारी, संसाधन उपलब्धता, गरीबी आदि बहुत से कारकों पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि ये संदेश देना कि निरंतर जनसंख्या विस्फोट दुनिया के विकास के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं है। और लोगों की हर संभव तरीके से मदद भी की जाती रही है जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए, जैसे कि पारिवारिक नियोजन की ओर बढ़ावा दिया जाता है, प्रेरित किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करता है जो सीधे पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है और ये न केवल समय की जरूरत है बल्कि सभी राष्ट्रों की जिम्मेदारी भी बनती है इस ओर कदम बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और वे संबंध में आवश्यक सामूहिक और व्यक्तिगत कदम उठाएं। ये मुद्दा सिर्फ सरकार के सोचने के लिए नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक को अपने स्तर पर चिंतन करने का है। तो अब एक गाना सुना जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करेंगे, कुछ नए विषय पर नई चर्चाएं लेकर आएंगे। फिलहाल गाना।
लेंगे हरे कांच की चूड़ियां, वादा लेंगे हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। दो सलोने वचन, दो सलोने वचन, तुमको मेरी कसम, ये कसम प्यार की, ये रस्म प्यार की, अब निभाना सजन, अब निभाना सजन, मत भुलाना सजन, जाओ परदेस तो जल्दी आना सजन, वादा लेंगे हरे कांच की चूड़ियां, फिर कहेंगे हरे कांच की चूड़ियां, बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। हरे कांच की चूड़ियां फिल्म का गाना सखियां और सहेलियां सुन रही थी। आशा भोसले की आवाज में शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी। और विश्व जनसंख्या दिवस पर गाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे श्रोताओं ने टिप्पणी भेजी है विविध भारती के फेसबुक पेज पर, तो वो टिप्पणियां हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा दें। लिखा है एक श्रोता ने, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम किसी को पीछे न छोड़ें, सबकी गिनती करें है। ये थीम ये सुनिश्चित करती है कि संख्या में सभी का उचित प्रतिनिधित्व हो, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता, भूगोल या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। और ममता जी, ऐसी है एक श्रोता ने जो है वो संदेश भेजा है, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का महत्व, बढ़ती जनसंख्या जहां अवसरों के नए रास्ते खोलती है, वहीं चुनौतियों को भी प्रभावित कर सकती है। हमें इसके प्रभाव को समझना होगा और उसके अनुसार कदम उठाने होंगे। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है किसी को पीछे ना छोड़े। इन्होंने भी वही बात जो है लिखी है, और इन्होंने आगे भी लिखा है कि यह सुनिश्चित करना कि हर बच्चा वांछित है, एक बेहतर विश्व की ओर पहला कदम है। आज चुने कल को बनाए रखें। जनसंख्या वृद्धि जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व जनसंख्या दिवस महत्वपूर्ण अवसर है जो हमें तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उससे जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूक करता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना वो समय दूर नहीं जब भारत जनसंख्या में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। और पूनम, जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब परिवार, ये कहा जाता है हम दो हमारे दो, एक ये नारा बनाया गया था। तो ऐसे में जब छोटा परिवार होता है तो छोटे परिवार के साथ कहीं जब जाते हैं, किसी शादी ब्याह में, किसी अवसर पर किसी के घर, या फिर कहीं घूमने जाते हैं, तो आसानी भी होती है ना। परिवार, हालांकि बहुत सारे लोगों के साथ जाने का एक अलग सुख होता है, लेकिन मजा आनंद आता है। जब लेकिन कई लोग होते हैं तो जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। तो ममता जी, कहाँ ले चल रही हैं आप घुमाने? मालशेज घाट चले। हमने तो सखियों को ऐसे बता ही दिया है, तो अब चूंकि बता दिया है तो वहीं चलते हैं। मानसून के समय अपने देश में घूमने के लिए यूं तो बहुत सारी अद्भुत जगहें हैं, लेकिन मालशेज घाट में घूमने का अलग ही आनंद आता है। समुद्र तल से लगभग ये काफी ऊंचाई पर है, और ये अपने देश के महाराष्ट्र राज्य का बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। और जो सखियां सहेलियां या हमारे श्रोता नहीं जानते हैं, ये मुंबई से बहुत करीब है, मतलब लोग गाड़ी से सैर करने जा सकते हैं मालशेज घाट। और कुछ बताइए आप। हाँ, मानसून के समय या बारिश के समय अगर हम घूमने का शौक है हमें, अगर हम बाहर जाना चाहते हैं तो ये वाली जगह जो है हम जाने का प्लान कर सकते हैं। आसपास की जो यहाँ की हरियाली है लोगों को काफी आकर्षित करती
करती है। वैसे यहाँ बहुत सी बेहतरीन जगहें हैं ममता जी जहाँ घूमा जा सकता है। मालशेज घाट के भ्रमण की शुरुआत कैसे हुई थी, जरा सा ये बता दें। यहाँ के प्रसिद्ध जलप्रपातों से कर सकते हैं। बरसात के समय ये जो जलप्रपात होते हैं बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, देखने लायक होते हैं। और बरसात के मौसम में यहाँ बहुत सारे झरने हैं जो खूब ओवरफ्लो होते हैं, मतलब खूब झरनों की जो सुंदरता होती है वो देखते ही बनती है। और पानी सड़कों तक आ जाता है जलप्रपात से। पहाड़ों से घिरा ये जलप्रपात प्रकृति का अद्भुत दृश्य दिखाता है। यहाँ कुदरत का अनोखा ही रूप देखने को मिलता है। क्या बात है। और ऐसे ही पीपल गांव जोगा बांध है जो मालशेज घाट के पास ही है, और ये बांध 5 किलोमीटर तक लंबा है जो पुष्पावती नदी की तरफ जाता है। और यहाँ पर कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां जो हैं आपको दिखाई दे जाएंगी। पित्ता, मोहन, एल्पाइन स्विफ्ट, ग्रीन पिजन, मतलब अलग अलग तरह के पिजन या पक्षियों को हम देख सकते हैं। इसके अलावा खूबसूरत पक्षी फ्लेमिंगो को भी देखा जा सकता है। और हमने तो देखा है। अरे वाह, क्या बात है। क्योंकि हम बता दें आपको कि हम मालशेज घाट जब गए थे तो ये जो झरनों का हमने जिक्र किया, बड़े ही खूबसूरत ऊंचे पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं और उन झरनों के नीचे लोग बाकायदा नहा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर रहे। बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि वहाँ पर एक बात अपनी सखियों को बताना चाहती हूँ कि वहाँ जब जाएं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ जाएं, क्योंकि वहाँ पर भूस्खलन भी होता है। और जब भूस्खलन होता है तो आप घूमने का आनंद नहीं ले सकती हैं। और एक मालशेज घाट में एक ऐसी जगह है, खास जगह, जहाँ पर पूरे समय धुंध छाई रहती है। और जो धुंध फिल्म में धुंध का नज़ारा देखा है, दृश्य देखा है ना, वो दृश्य बाकायदा देखने को मिल जाता है। क्या बात है। और उसमें बस थोड़ी देर के लिए वो धुंध छटेगी और आपको पेड़ पौधे ऐसे नजर आएंगे, शहर या कस्बा नजर आएगा, थोड़ी ही देर में वापस धुंध छा जाती है। तो बाकायदा फिल्मी नज़ारा, और वहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। क्या बात है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ममता जी, और बड़ा मजा आया सुन के। और ऐसे ही एक जगह है आजोबा पहाड़ी किला। एडवेंचर के जो शौकीन लोग हैं, जिन्हें एडवेंचर करना पसंद है, उनके लिए तो ये जन्नत है। यहाँ पर ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां जो हैं आप कर सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं। और किले के पास ही दारकोबा चोटी भी है जहाँ पर ट्रैकिंग किया जा सकता है। और हरिश्चंद्रगढ़ का किला भी है जो 6ठी शताब्दी के समय का है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1424 मीटर है, ऐसा माना जाता है। ये प्राचीन स्थल इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए खास माना गया है। और यहाँ एक भगवान विष्णु का मंदिर भी है जिसे लोग देखने आते हैं। साथ ही किले के आसपास बौद्ध धर्म से जुड़ी गुफाएं भी मिल जाएंगी। ये जगह हाइकिंग के लिए भी काफी खास मानी जाती है। मालशेज घाट से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर शिवनेरी किला स्थित है, और इस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। और ऊंचे ऊंचे जलप्रपातों से जब पानी गिरता है और तेज हवा चलती है ममता जी, तो झरने का पानी जो है ना ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। वो देखने लायक होता है। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर रिवर्स वाटरफॉल होता है, ऐसा ये बोला जाता है, और हमने पढ़ा भी है। तो जो कि कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि इन पहाड़ों में एक और खास बात यह है कि ये वर्षारोधी पर्वत हैं। अरब सागर से जो भी हवा चलती है उसमें नमी होती है। वे जब इन खड़े पहाड़ों से टकराती है तो सारी नमी यहीं पर रह जाती है, और इन पर्वतों के पार जो हवा पहुंचती है वो शुष्क हवा है, वो पहुंचती है। और पूनम जी एक बात और बता दें, आपने जो रिवर्स वाटरफॉल का जिक्र किया, तो ये नज़ारा इतना सुंदर होता है, थोड़ा सा रोमांचक भी लगता है, डर भी लगता है जब बहुत ऊंची पहाड़ी से हम देखते हैं और वो झरना नीचे की ओर जा रहा होता है, और उसकी जो झींसियां होती हैं, बारीक बारीक कण ऐसे
वापस आते हैं, आपको भिगो डालते हैं। तो बड़ा ही रोमांचक अनुभव होता है। बहरहाल यहाँ तक बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। जैसे कि यहाँ मुंबई में जो जगह है, ट्रेन से कल्याण स्टेशन मुंबई में है, यहाँ से अंबरनाथ और फिर बदलापुर होते हुए मुरबाड के रास्ते मालशेज घाट तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, और मुंबई से इसकी लगभग दूरी अगर हम कहें तो 154-160 किलोमीटर है, और पुणे से आले फाटा होते हुए मालशेज घाट की दूरी जो है लगभग 164 किलोमीटर है। तो मतलब काफी पास है ये तो जगह। तो आप इतनी प्यारी जगह आप घूम सकते हैं, और यहाँ पर ठहरने की भी व्यवस्था है। ममता जी, आप जैसे गए ही हैं वहाँ घूमने, तो बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। हाँ। बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, लेकिन वहाँ बारिश के मौसम में बुकिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा। और खास तौर से जो धुंध वाला इलाका है वो खास जगह पर है, तो वहाँ के लिए आपको बहुत पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर हमारे श्रोता सुन रहे हैं और हमारी बातें सुनकर वहाँ जाने की योजना बनाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें कि सरकार ने जो पहाड़ों पर जाने के लिए नियमावली तैयार की है, उन नियमावली को पढ़कर तभी जाएं, ताकि किसी मुसीबत में ना फंसे, क्योंकि कई बार भूस्खलन होते हैं। तो जानकारी लेकर ही जाएं तो सुरक्षित लौट पाएंगे। हाँ, और जैसे ममता जी ने बोला कि ये जो है सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका भी ध्यान रखें, और साथ में जो सेल्फी लेने की जो आदत बन गई है हमारी, या कहें हम सेल्फी लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि पीछे क्या है, पानी बह रहा है, झरने। खैर, खूबसूरत दृश्य को तो हर कोई लेना चाहता है, कैप्चर करना चाहता है, पर ये सावधानी भी रखें कि पीछे अगर झरना बह रहा है या नदी के पास है, तो आप अगर फोटो ले भी रहे हैं तो सावधानी पूर्वक लें। उत्साह का अतिरेक हमेशा खराब होता है। तो अति उत्साह में एकदम से कहीं पहाड़ की मुंडेर पर न चले जाएं और कहीं ज्यादा पानी में न चले जाएं। देखिए कि झरने का बहाव किस ओर है, बिल्कुल बीचों बीच न जाएं। ये सब सावधानियां तो खुद ही बरतनी चाहिए, और बारिश के मौसम में तो ज्यादा। लेकिन इस वक्त हमें सुनवा लेना चाहिए ये गाना। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो
इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही। आज और कल फिल्म का गाना था और मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। कुछ इस पर्यटन के मामले में रह गया है ना? हाँ, हमारे श्रोता ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और ममता जी, एक हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि अक्टूबर से मार्च तक का समय मालसेज घाट जाने के लिए सबसे अच्छा है, जहां आप बांध, किला और दर्शनीय स्थलों का आनंद ले सकते हैं। हालांकि यहाँ मानसून बहुत ही शानदार होता है और आप प्राकृतिक झरनों और बहते हुए बांधों का आनंद ले सकते हैं। हालांकि बारिश के दिनों में ट्रेकिंग की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि ढलान बहुत फिसलन भरी हो सकती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मालशेज घाट भ्रमण की शुरुआत आप यहाँ के प्रसिद्ध जलप्रपातों से कर सकते हैं। ये तो हमने बताया अपने श्रोताओं को। मानसून के दौरान ये जलप्रपात देखने लायक होते हैं और यहाँ की पहाड़ी प्रकृति के अद्भुत दृश्य प्रदर्शित करती है। और यहाँ के कुछ जलप्रपात इतने भर जाते हैं कि पानी सड़कों पर आ जाता है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, यहाँ आने का सबसे सही समय मानसून माना जाता है, मतलब बारिश का मौसम। आप यहाँ अपने परिवार या दोस्तों के साथ आ सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये स्थान काफी खास माना जाता है। अगर आप कुदरत का कुछ अनोखा रूप देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आएं। और एक चीज और बता दें कि अगर मुंबई से जाएं तो वन डे पिकनिक भी होता है कि सुबह आप चले जाएं और दिन भर मौज मस्ती करके और शाम तक लौट सकते हैं। क्या बात है। और वहीं हमारे श्रोता ने भी लिखा है कि मालसेज घाट भारत के महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट पर्वतमाला में एक बड़ी पहाड़ी दर्रा है। इस दर्रे में से कल्याण को अहमदनगर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 61 गुजरता है। घाट के पश्चिमी ओर ठाणे जिला और पूर्वी ओर पुणे जिला है। एक श्रोता की टिप्पणी है, खड़ी चट्टानों से गिरते झरनों से युक्त मालशेज घाट पूरे वर्ष सुंदर रहता है, लेकिन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मानसून के महीनों के दौरान होता है, जब पानी जोरों से बहता है और विदेशी फ्लेमिंगो इसके हरे भरे वातावरण में प्रवास करते हैं। फ्लेमिंगो देखने के लिए लेकिन वक्त चाहिए, क्योंकि आपके समय के हिसाब से नहीं आते, वो सुबह के वक्त ही आते हैं और आपको काफी इंतजार भी करना पड़ता है। तो जब भी मालशेज घाट जाएं तो थोड़ी खोजबीन रिसर्च कर लें कि कैसा है वहाँ मौसम और बारिश कितनी हो रही है और कितना समय चाहिए। ये सारी कुछ जानकारी लेकर ही जाएं। और जब वहां जाएं और लौटें, अगर अपने वाहन से जा रहे हैं तो ड्राइविंग का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत पहाड़ी जो घाट है, घाट जिसको कहते हैं घाट है, तो चक्करदार सड़कें हैं, पतली पतली सड़कें हैं, तो थोड़ा सा डर भी लगता है और बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं। अगर जा रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। अब वक्त हो चला है ब्रेक लेने का, तो इस अंतराल के बाद कुछ बातें लेकर आते हैं। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और सखियों को अब हम जानकारी दे रहे हैं नया आपराधिक कानून विषय पर। प्रोफेसर डॉक्टर कविता सिंह से राष्ट्रीय त्रिवेदी की बातचीत है, तो सखियों को सुनवा रहे हैं ये बातचीत। श्रोताओं, 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून अधिनियम लागू हो गए हैं। इसको लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं और क्या बदलाव आए हैं ये जानना चाहते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज वेस्ट बंगाल में लगभग 25 वर्षों से पढ़ा रही हैं क्रिमिनल लॉ और भी बहुत कुछ
प्रोफेसर डॉक्टर कविता सिंह। तो हमने सोचा क्यों ना हम उनसे बातचीत करें और इन तमाम सवालों के जवाब उनसे ले लें। नमस्कार डॉक्टर कविता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहती हूं कि आप स्वयं अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दे दें। मैं प्रोफेसर कविता सिंह हूँ। एमबीबीएस में मैंने काफी सालों से पढ़ा रही हूँ। मेरा पढ़ाना एक पैशन है। मैंने काफी सारे क्रिमिनल लॉ के ऊपर में बुक्स लिखे हुए हैं, कस्टडी विद स्टूडेंट्स इन इंडिया और एंटी टेरर लेजिस्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो ये 2 मेरे अपने सोल ऑथर बुक्स हैं। इनके अलावा मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं और पुलिस और प्रोसिक्यूटर और जजेस के ट्रेनिंग में मैं रिसोर्स पर्सन रहती हूँ और मैं काफी सारा प्रो बोनो काम भी करती हूँ एनजीओ के साथ में। उनके ट्रेनिंग और उनको अवेयरनेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती हूँ और उनको लीगल अवेयरनेस का मैं रिसोर्स पर्सन हूँ जी। तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ पूरी तरह से कि मैं एक कानून के बुद्धिजीवी से बातचीत कर रही हूँ। आतंकवाद को पहली बार परिभाषित किया गया है, मॉब लिंचिंग पर पहली बार कानून बना है, तो इसके बारे में भी हमें संक्षेप में बता दें। मॉब लिंचिंग होता था, जैसे पालघर केस हुई थी और कई जगह पे आप देखेंगे कि लोगों को मार दिया जाता था। हाँ, मतलब पूरा मॉब उनको लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर के और बुरी तरह से लोग पीड़ित लोग मतलब डेथ हो जाता था। तो इसमें क्या होता था कि उनको मर्डर में पनिश करने के लिए उनका इंटेंशन प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता था जी। तो हाँ, और मतलब उस दायरे में लाने के लिए काफी सारा जद्दोजहद करना पड़ता था प्रोसिक्यूटर को। तो अभी क्या है, 103 के धारा के सबसेक्शन 2 में काफी अच्छी तरह से कहा है कि 5 और 5 से ज्यादा लोग अगर कॉमन इंटेंशन से ज्यादा एक मर्डर कमिट करती है, जिसको वही लिंचिंग हम लोग कह रहे हैं, किस आधार पर, जाति सोचिए या तो कम्युनिटी, सेक्स, जन्म स्थान, आपका भाषा, आपका जो आपका अपना पर्सनल बिलीफ है और यानी और भी कोई इसी तरह का जैसे ग्राउंड्स हो, इसमें अगर कोई ऐसे किसी को ऊपर मतलब चोट पहुंचाते हैं और उसमें वो मर जाता है तो इसका पनिशमेंट हमने डेथ पेनल्टी रखा है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट रखा है और फाइन भी लागू होगी और सभी लोगों को हम लोग मतलब अपराधी डिक्लेयर करेंगे जो लोग इसमें युक्त है। तो ये काफी मतलब वेलकमिंग है जो कि मॉब लिंचिंग का बात हम कर रहे थे जी। यहाँ पे आतंकवाद का जो लॉ लाया गया है ये भी बहुत ही वेलकमिंग है क्योंकि आप देखेंगे कि इसका जो स्पेशल लॉ था वो है आपका यूएपीए, अभी आज के डेट में जो लागू है जी। और तो यूएपीए में आतंकवाद डिफाइंड था और उसी तरह का डेफिनेशन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है यूएपीए में का जो लिया हुआ आपका टेररिज्म का जो डेफिनेशन है। और इसमें आप देखेंगे कि हमें मैंने इलीगल गतिविधि या क्या बोलते हैं अनलॉफुल गतिविधि अगर कोई करता है, हाँ, और आप देखिए कि जो देश के जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को हर्ट करता मतलब जो थ्रेटन करता है या चोट पहुंचाता है को स्ट्राइक टेरर कहेंगे। और इसका करने का गतिविधि भी बताया गया है कि कैसे किया उन्होंने, बॉम्ब से किया या एक्सप्लोजिव से किया या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस से किया या न्यूक्लियर वेपन से किया या लिथल वेपन से या नॉक्सियस वेपन से, आइदर मतलब वो बायोलॉजिकल वेपन हो या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेपन हो। तो इस तरह इसको लेकर किया क्या है कि उन्होंने डेथ और इंजरी काफी ज्यादा लोगों को एक आदमी या बहुत सारे लोगों को मारा है और उनके प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, स्टेट के प्रॉपर्टी को डैमेज किया है और उसके बाद में एसेंशियल सर्विसेज जैसे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट फैसिलिटी या जो भी हम लोगों का जो एसेंशियल सर्विसेज है उसको डिस्टर्ब किया हो या
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रॉपर्टी है या फॉरेन लोगों का भी प्रॉपर्टी इंडिया में उनके एम्बेसीज वगैरह है उसमें कुछ अगर किया हो, या हमारे देश का एम्बेसी बाहर हो वहाँ पे किया हो, तो हमारे फॉरेन कंट्री में किया हो और फॉरेन कंट्री से बैठ के इंडिया में किया हो, तो ये सारे गतिविधि को हमने टेररिस्ट एक्ट के तहत लाया है। और बहुत समय ऐसा होता है कि पब्लिक फंक्शनरी को हर्ट करते हैं, और जैसे राजीव गांधी असैसिनेशन केस अगर हम देखें उस तरह का कोई पब्लिक फंक्शनरी का हुआ हो तो उसको वो सारे भी हम लोग इसमें इंक्लूड किए हैं। और ये बहुत ही वेलकमिंग है कि प्रिलिमिनरी है ना, डिसाइड करेंगे कि ये लागू होगा, कि ये कानून लागू होगा, क्या हम स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है NIA को हम इन्वेस्टिगेशन देंगे कि नहीं, स्टेट में से डिसाइड करेगी, वो जो जहाँ पे ये क्राइम हुआ है वहाँ का जो SP है वो सीरियसनेस को देखते हुए डिसाइड करेगी। फिर वो मतलब इन द मीन क्या इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसके तहत तो ये वेलकमिंग है काफी। देखिए आप कई सालों में हमने देखा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी डीमोनेटाइजेशन के बाद कुछ कम हुई थी और अभी थोड़ा थोड़ा होने लगा है, जिससे काफी प्रॉपर्टी और मैन पावर की लॉस होती है। तो वो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा मतलब अप्रोच है लेजिस्लेशन। बिल्कुल जी मैम, एक आखिरी सवाल कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात अगर हम करें तो इसमें क्या नए कानून बने हैं? अभी आप देखेंगे कि जो लोकेलिटी में काफी सारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, उसके लिए हमारे स्पेशल लेजिस्लेशन थे। जैसे हम सोचिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सारे मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चाइल्ड विमेन का बात जाएगा, चीप लेबर वाले ट्रैफिकिंग भी आ जाते हैं। और स्पेशल लॉ वो डील नहीं करती, वो इंडियन पिनल कोड में ही एक प्रोविजन है जो डील करती थी। अभी क्या है कि हम इस कानून के तहत हम एकदम पूरा डिटेल ये सेक्शन को मतलब बनाया गया है। इसमें पहले कहा गया है अनलॉफुल एक्टिविटी, और अनलॉफुल एक्टिविटी को काफी अच्छी तरह से बताया है। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये बंडल ऑफ क्राइम्स है, सोच लीजिए। जैसे इसमें किडनैपिंग, एब्डक्शन और रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, वेपन, इलिसिट गुड्स एंड सर्विसेज, human trafficking for prostitution or ransom or by any group of person in concert. तो ये either singly या jointly या उन्होंने सोचे किसी ग्रुप ने उनको हायर किया था ये करने के लिए, और ये जो काम वो कर रहे हैं either मतलब वायलेंस यूज करते हैं या थ्रेट ऑफ वायलेंस यूज करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं। तो इसमें जो आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी बताया गया। अनलॉफुल एक्टिविटी कंटिन्यूइंग मतलब सोचिए कि 10 साल से वो इस तरह के कामों में लिप्त था, लास्ट 10 ईयर से उसके अगेंस्ट में कुछ केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ये, तो इनको हम लोग कहेंगे कि कंटिन्यूइंग मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी है। और इसमें हमने 5 तरह का पनिशमेंट निर्धारित किया है, जो कि डेथ से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक और 10 लाख रुपए तक फाइन का प्रावधान किया है। और फिर धीरे धीरे उसको हम लोग मतलब कम कर दिए हैं जब मतलब छोटे छोटे क्राइम होते हैं, जैसे उन्होंने इंटेंशनली हार्बर किया, कंसील किया एक्टिविटी को, बताया नहीं, तो हमने इसमें 5 साल तक का सजा और 5 लाख रुपया का फाइन का हमने प्रावधान किया है। तो ये सर उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकते हैं, मतलब मिनिमम 5 ईयर्स कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वहाँ पे हमने डेथ नहीं बोला है। तो ये सारा जो है ना काफी वेलकमिंग चेंज है। और इसमें जैसे एक तरह का ऑफेंस बनाया है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो देखेंगे कि हमारे लोकेलिटी में ही पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता रहता है, सैंड माफिया, कोल माफिया, तरह के माफिया गतिविधि होती है, तो उससे त्रस्त हो रहती है, उन लोग इलीगल एक्टिविटी में लिप्त होते हैं। तो ये डील करने के लिए आप देखेंगे कि हम दोनों तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो कि एग्रीवेटेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हम उनका पनिशमेंट कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही वेलकमिंग चेंज मैं मानती हूँ, क्योंकि कोई और कानून में इतना कॉम्पैक्टली डेल्ट नहीं था और सब स्कैटर्ड थे। अब यहाँ पे एक जगह पे कॉम्पैक्ट हो गया। और हमने सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन को, नॉर्मल मैंने इन सब केसेस में स्पेशलाइज्ड पुलिस को मैंने बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करने को दिया जाता था, जैसे कि सीबीआई करती थी। तो अभी जैसे इसकी अब क्या हो गया है कि नॉर्मल पुलिस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और सब इंस्पेक्टर एंड अबव रैंक का जो पुलिस ऑफिसर है वो ये इन सारे केसेस के रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और इसमें आप देखेंगे कि जो नया एक वेलकमिंग चेंज है कि जो सोचिए कि टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ, जैसे आप सोचिए कि बैंकिंग फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, तो ये सब तरफ होता है तो फॉरेंसिक एविडेंस का बहुत जरूरत पड़ती है जी। तो साइबर फॉरेंसिक बोलिए, नॉर्मल फॉरेंसिक, तो ये हमारे जो प्रोसीजरल लॉ में हमने काफी चेंज किया है, जहाँ पे आप देखिएगा कि हमने यूज ऑफ फॉरेंसिक साइंस 7 साल के ऊपर के जो ऑफेंसेस हैं जिसमें पनिशमेंट है लाइफ और डेथ तक जाएगी 7 साल से ऊपर, तो उन सब केसेस में तो फॉरेंसिक एविडेंस मतलब मैंडेटरी कर दिया है। और हर 3 पुलिस स्टेशन को मिला करके एक यूनिट होगी फॉरेंसिक साइंस यूनिट, मतलब यूनिट में सब एक्सपर्ट्स पर्सनल होंगे जो हेल्प करेंगे। तो ये जो स्टेप्स है ना, ये बहुत ही आप देखेंगे कि वेलकमिंग है। कि जनरली क्या होता था, आई विटनेस पे डिपेंड होकर के हम लोग केसेस को ट्रायल करते थे, तो वो लोग हॉस्टाइल हो जाते थे कुछ समय बाद, या उनको डराया धमकाया जाता था, वो कोर्ट में आके कुछ बोलते नहीं थे जी। तो अभी क्या है कि ये यूज ऑफ फॉरेंसिक साइंस से काफी ज्यादा आप समझे कि मतलब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे कन्विक्शन रेट बहुत लो है, तो और अपराधी छूट जाते थे, अपराधी को कोई सजा नहीं होती थी। तो अब आशा करते हैं कि वो लोग इस तरह से छूट नहीं पाएंगे। कानून के हाथ और चौड़े और लंबे और बड़े हो गए हैं। हाँ, लेकिन तो ये आम जनता को तो फायदा ही होना है ना। बिल्कुल, जी 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 मैम। और ऑफेंस के बारे में बताना चाहती थी जी। तो स्नैचिंग जी मैम बताइए। जैसे छिनताई जिसको कहते हैं जी, छिनताई के भी तो अपराध बहुत बढ़ गए थे ना, जैसे बढ़े हुए हैं। जैसे आप देखिए मोबाइल छिनताई कर लेता है, आपका गोल्ड ज्वेलरी कान में से गले में से निकाल लेता है, आपके पॉकेट में से पर्स निकाल लेता है। तो छिनताई का अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है जी। तो इसको 303 के धारा सेक्शन 2 में स्नैचिंग को एक ऑफेंस अलग से बना। एक्चुअली थेफ्ट ही माना जाता था, लेकिन एस्टैब्लिश करने में बहुत मतलब थेफ्ट का पनिशमेंट जो है वो 3 साल था और पनिशमेंट सेम है, लेकिन हमने पहली बार उसको अलग कैटेगरी में उसको डिफाइन किया है और उनके स्पेसिफिक जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने आइडेंटिफाई किए कि अगर किसी ने फोर्सफुली आपका कोई संपत्ति जो कि मूवेबल संपत्ति है उसको छीन लेता है, मतलब ले लेता है आपके कस्टडी में बिना आपके कंसेंट का और आप जबरदस्ती फोर्स लगाकर, तो आप तब वो उस अपराध को हम लोग स्नैचिंग ऑफेंस के कैटेगरी में डाल देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत ही विस्तार से इन कानूनों के बारे में जानकारी दी। मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं की जानकारी में ज़रूर वृद्धि हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आभार। आपको भी धन्यवाद, आप बोलने का पूरा मौका दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत ही विस्तार से इन कानूनों के बारे में जानकारी दी। मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं की जानकारी में ज़रूर वृद्धि हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आभार। आपको भी धन्यवाद, आप बोलने का पूरा मौका दिया। नमस्कार। नमस्कार। नया आपराधिक कानून, इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर कविता सी से बातचीत कर रही थी राजश्री त्रिवेदी और आप सुन रहे थे इसका दूसरा भाग।
चुड़ैल के उल्टे पैर होते हैं, भूत शीशे में नहीं दिखता है, भूतनी मोमबत्ती लेकर सफेद कपड़ों में कहीं से आ जाती है और गला दबा देती है, बच्चों की गुड़िया में आत्मा आ जाती है, उसकी आंखों में बल्ब जल जाते हैं, मोनालिसा की तस्वीर में से निकलकर उसके बाल लंबे हो जाते हैं। अब पूछा नहीं पूनम कि ये क्या हुआ अचानक? ममता जी, मैं भी वही सोच में पड़ गई कि अचानक आपने ये इतनी सारी बातें कर दी। मुझे ये बातें नहीं है, ये कहानियां हैं। अच्छा, वो दिन याद करो जो हमारा शीर्षक है, इसके अंतर्गत जो कहानियां सुनवाते हैं। और हमारे श्रोता भी इसमें बड़ी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेते हैं और एक से एक पढ़कर कहानियां लिख भेजी है। तो पढ़ के मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। तो हमने सोचा कि देखते हैं कि श्रोताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है अगर इस तरह की कहानी। क्या होता है जब ऐसी कहानी हम बचपन में सुनते थे तो क्या लगता था? डर जाते थे कुछ हद तक तो। और जब अकेले कमरे में बैठे होते थे तो लगता था कि वो उल्टे पैर वाली चुड़ैल कहीं आके डरा न दे, है ना, वो भूत जो देखा ही नहीं उसकी भी कल्पना होती थी। और पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आया अब तक कि दादी नानी इस तरह की कहानियां सुनाती क्यों थी, डराने के लिए या प्रेरणा देने के लिए? मुझे लगता है प्रेरणा देने के लिए, है ना, शायद कि डर से हम कैसे पार पा सकते हैं। तो आगे इनकी टिप्पणी मैं पढ़ दूं। ये हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने लिख भेजा, मोनालिसा की तस्वीर में से निकलकर उसके बाल लंबे हो जाते थे, लंबे होते होते शिकार तक पहुंचकर उसका गला घोंटकर मार डालते थे। मोनालिसा ठहाके मारकर हंसती थी। हम बच्चे इस तरह की कहानियां एक दूसरे को डरा कर सुनाते थे, फिर डर नापा जाता था कि कौन सबसे ज्यादा डरा, लेकिन मजा भी बहुत आता था। चांदनी रात में छत पर भाई बहन इस तरह की कहानियां सुनाते थे, जरूर सुनाते थे। और खासकर जो बड़े भाई बहन होते थे ना ममता जी, वो छोटे जो भाई बहन उनको सुनाकर जरूर डराया करते थे, एक्सप्लॉइट भी करते थे कि ये काम करो वरना वो वाली भूत वाली कहानी सुनाएंगे, या फिर भूत आ जाएगा, ऐसा मत करना, नहीं तो वो बड़े बालों वाला, बड़े दांतों वाला वो राक्षस आ जाएगा। राक्षस आ जाएगा। तो इस तरह से जो डराया जाता था वो भी गजब का था वाकई। और ममता जी, एक और हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि बचपन में रोज रात को खाना खाने के बाद मेरे दोस्त के घर जाता था। दोस्त की माँ हम दोनों को कहानी सुनाती थी। कभी कभी हम अपने वतन जाते थे, वहाँ परदादी कहानियां सुनाती थी। और बचपन में मैंने बहुत सारी कहानियों की किताबें भी पढ़ी हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम छोटे थे तो नानी से कहानी सुनते थे, चूल्हे के आगे बैठकर, और आग भी सेकते और कहानी सुनते सुनते नींद आ जाती थी। फिर पापा के पास बिस्तर में लेटकर कहानी सुनते जो बहुत ज्ञान वाली होती थी। आज तक भी हम अपने बच्चों को वही कहानियां सुनाते हैं। फिर मेरा बेटा कहानी सुनने की जिद करता था। जब वो छोटा था कहता, फल से अयोध्या तक यानी पूरी रामायण, राजा दशरथ ने अपनी रानियों को फल दिए और राम जी का जन्म हुआ और रावण का वध, इस तरह की कहानियां सुनाया करता था। जो ये आग सेकने वाली बात कही है तो ये बड़ा ही अद्भुत लगता था। हमने तो इसे जिया है कि चूल्हे की आंच निकल रही है ठंड के मौसम में, ठिठुरती सर्दी की रात में, और आग सेक रहे हैं और साथ में नानी और दादी से कहानी सुन रहे हैं। और ममता जी, मुझे भी अपनी दादी की एक कहानी जो है वो याद आ गई। वो बड़े मजेदार कहानी थी, छोटी सी कहानी है। उसमें ऐसा रहता है कि 3 बच्चे रहते हैं और तीनों बच्चों को ये हिदायत रहती है कि वो किसी के सामने मुंह नहीं खोलेंगे क्योंकि वो तोतले होते हैं। तो एक चूहा आता है और लड्डू से कुछ खा के जाता है। तो एक बच्चा बोलता है, देखो भैया कैसे मुसरवा चुन 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 को करता है। तो इस तरह की जो कहानियां वो सुनाया करती थी दादी, इतना मजा आता था। उस कहानी का कोई सार नहीं था, लेकिन वो जब वो तोतली भाषा में जब बोलती थी ना तो बड़ा ही मजा आता था और हम खूब हंसते थे। आंचलिक बोली में जो कहानियां होती थी और बाकायदा वो जो कहानी सुनाने का अंदाज होता था, उनकी शैली होती थी, वो कमाल की होती थी। उसके सामने आंखों के सामने चित्र बनते थे, जैसे कि खरगोश और कछुए की कहानी, जैसे कि शेर और चूहे की कहानी, हाथी और चींटी की कहानी, न जाने कितनी कहानियां हैं। ये कहानियों की बात चली है तो अब लग रहा है कि हम तो कहानियां हमारी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन हमारे एक श्रोता की कहानी है जो हम श्रोताओं तक पहुंचा दे। लिखा है इन्होंने, एक कौवा एक रोटी अपने चोंच में दबाए पेड़ की डाली पर बैठा था। इतने में एक लोमड़ी निकली। उसने कौवे की चोंच में रोटी देखी तो वो लालच से भर गई। चालाक लोमड़ी ने कौवे से कहा कि आपका गाना सुने बहुत समय हो गया है, आज आपका गाना सुनने का बहुत मन कर रहा है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, क्या आप मुझे गाना सुनाओगे? कौवा अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया। उसने रोटी नीचे
उसकी रोटी नीचे गिर गई जब वो कहानी सुनाने को चला। जिसके ताक में बैठी लोमड़ी तुरंत लेकर रोटी भाग गई। कौवा कांव कांव करता रह गया। झूठी तारीफ में आकर वो भूल गया कि उसकी चोंच में रोटी थी। ये कहानी तो हम सब ने बचपन में सुनी है और वो दृश्य भी आंखों के सामने आता है कि डाल पर कौवा बैठा है, लोमड़ी नीचे कह रही है, ये तारीफ कर रही है, इसलिए झूठी तारीफ के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। हाँ। और वही एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में हर एक का अपने आप में ही रोचक हुआ करते हैं। फिर उसमें अपने से बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनी कहानियों का क्या ही कहना। पहले आज की तरह मोबाइल और टेलीविजन नहीं था जिनसे अपने बचपन समृद्ध तो कम, हाँ आंखों पर चश्मे अवश्य ही चढ़े हुए होते। अच्छा था हम लोग कहानियां सुनते थे। अंतरिक्ष शुरू से भी सभी के लिए उत्सुकता का केंद्र रहा, मतलब अंताक्षरी बोल रहे हैं। इस दृष्टिकोण में रात्रि में छत पर सोते हुए बड़े बुजुर्गों द्वारा बच्चों को कहानियां राजा रानी की नहीं अपितु अंतरिक्ष पर भी बताया जाता था। अच्छा, आसमान जब हम देखते थे तब की बात कर रहे हैं वो, और ध्रुव तारे की पहचान उसकी कहानी के साथ बताया जाता था। यही नहीं, सप्तऋषि मंडल को भी पहचाना जाता था। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन थे जब अपने अपनों के अपनत्व के बीच उनके दिशा निर्देश और सानिध्य में रहा करते थे। क्या बात है। इसी कहानियों के जरिए तो हम तारामंडल की पहचान करते थे, आसमान की ओर देखते थे और ये कहा जाता था कि देखो जो जिस कहानी में हम बात कर रहे हैं सप्तऋषि तारा यही है, ध्रुव तारा यही है जो सबसे ज्यादा चमकता है, तेज चमकता है। तो ऐसे बहुत सारी जानकारियां भी दी जाती थी कहानियों के माध्यम से। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुनते सुनते उन पात्रों में खो जाना, पेड़ जंगल, झरने, नदियां, जानवर, शहर, गांव, राजा रानी, सैनिक, महल, किले आदि का कहानियों में जिक्र हुआ करता था। कहानियों में खोकर अपने आप को उसी कहानी के पात्रों में महसूस करना बहुत आनंद देता था और ये एक सामान्य सी बात थी। आज भी मुझे कहानियां बहुत पसंद है और बड़े चाव से सुनता और पढ़ता हूँ। क्या बात है। और हमारे एक जो श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि बचपन में छुट्टियों में जब ननिहाल जाया करते थे तब रात को सोते समय अपनी मौसी और नानी से कहानी सुने बिना नींद नहीं आती थी। और कहानियां भी इस तरह की काल्पनिक हुआ करती थी कि बस पूछो मत। आज भी आती है चुड़ैल की, राजा रानी की, बुढ़िया और उसके बेटे की, सौतेली माँ की जो अपनी सौतेली बेटी के बाल बनाते समय उसके सिर में कील ठोक देती थी और वो चिड़िया बनकर उड़ जाती। और भी बहुत सी कहानियां सुनते थे। वैसे कहानियां तो आज भी बहुत अच्छी लगती है। एक श्रोता ने लिखा है, दादी भी खूब कहानी सुनती थी, चंपक नंदन की कहानी पढ़ती रहती थी और हमें भाव विभोर होकर सुनती थी। हमें लगता है कि चंपक नंदन की याद जो दिलाई है, तो बचपन में बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं आती थी, ऐसी कहानियों की किताबें आती थी। जब हमें समझ नहीं थी तो उन किताबों के पन्नों के जो चित्र होते थे उसे देख देखकर मन मन में कहानी बुना करते थे। ये हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं बल्कि पूरी पीढ़ी की बात बता रहे हैं कि वो ऐसा जमाना था, ऐसी पीढ़ी थी जब टेलीविजन और ये सब नहीं था, कि स्क्रीन नहीं था, सब कुछ लैपटॉप और मोबाइल। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि सारे पात्र जीवंत होते थे, कल्पनाओं में वो पत्र बोलते चलते दिखते थे। अब ये दिन मेरे आ गए हैं। मैं भी अपनी नाती को, जो कि गर्मी की छुट्टियों में अभी आए थे, 1 माह रुक गए। मैं छोटे छोटे खिलौनों के साथ कहानी सुनाती थी। बड़ा तो 2 साल का है, वो तो ध्यान से सुनता था, पर मैं 9 माह का छोटा नाती भी है, बड़े ध्यान से देखता रहता था। लगता था जैसे वो बहुत कुछ समझ रहा है। सच में कहानी बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है। एक हमारे श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मेरे नाना ने सियार और लोमड़ी की कहानी सुनाई थी। वो सुनाती हूँ। सियार खेतों की मेड़ पर लेट जाता है, वहां से किसान की बेटी खाना लेकर जाती थी। सियार कभी सर दर्द तो कभी पेट दर्द का बहाना बनाता था। जब किसान की बेटी सर दबाती तो वो डिब्बा खोलकर खाना चखने के बहाने उसे खाने लगता। बेटी मना करती लेकिन वो सब खा जाता। बेटी वापस घर आकर फिर बनाती और पिताजी के लिए ले जाती। कई बार ऐसा होने लगा तो पिताजी ने बेटी से सब जाना। एक योजना बनाई। बेटी ने कहा, कल जो मैंने कहा उसको बोलना। अगले दिन जो सियार है उसने आगे और भी कहानी है ममता जी, काफी लंबी कहानी है, तो एक गाना सुन ले, उसके बाद तो ये कहानी उसके बाद कुछ नहीं, गाने के बाद बस कहानियों की दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बृहद है, विशाल है कि खत्म नहीं होगी। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये देख के दिल झूमा,
बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। कश्मीर की कली फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज थी, एस.एस. बिहारी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, प्रोग्राम का आखिरी गीत। अब दीजिए इजाजत आप सभी को, ममता सिंह और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।